नमस्कार। तो एक सवाल है जो आज भी बहुत अहम है, लेकिन सोचिए 1947 में ये कितना ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। सवाल ये है कि भारतीय कौन है? आज हम भारतीय संविधान के उसी हिस्से में गहराई से उतरेंगे जिसने इस सवाल का पहला जवाब दिया, यानी पार्ट 2, नागरिकता से जुड़े आर्टिकल्स 5 से 11। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से तो ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। 1947 का विभाजन, लाखों लोग सरहद के इस पार से उस पार जा रहे थे। जरा उस उथल-पुथल और प्रशासनिक संकट की कल्पना कीजिए। इस माहौल में संविधान सभा के सामने सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही था कि आखिर भारतीय हैं कौन, किसे हम अपना नागरिक माने। इसी बड़े सवाल का जवाब हमें मिलता है संविधान के पार्ट 2 में, आर्टिकल्स 5 से लेके 11 तक। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो प्रावधान थे ये एक तरह की अंतरिम मतलब एक वन टाइम व्यवस्था थी। ये सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन ये तय करने के लिए बनाई गई थी कि भारत का नागरिक कौन होगा। तो उस ऐतिहासिक जरूरत से निपटने के लिए संविधान ने नागरिकता पाने के, कह सकते हैं, 4 मुख्य रास्ते बनाए। चलिए अब एक एक करके आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 को समझते हैं कि ये क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 5 के फाउंडेशन की, यानी डोमिसाइल या अधिवास की। देखिए, कानून की भाषा में डोमिसाइल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप कहीं रह रहे हैं। डोमिसाइल वो जगह है जिससे आप अपना स्थायी घर मानते हैं और जहां आपका हमेशा के लिए बसने का इरादा होता है। यही इरादा इसे सिर्फ रहने से कहीं ज्यादा मजबूत बनाता है। तो आर्टिकल 5 के तहत नागरिक बनने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी थी। पहली और सबसे जरूरी शर्त, 26 जनवरी 1950 को आपका डोमिसाइल भारत में होना चाहिए। और इसके साथ साथ इन 3 में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए थी। या तो आप खुद भारत में पैदा हुए हों, या आपके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या फिर आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में सामान्य रूप से रह रहे हों। अब आता है आर्टिकल 6। ये उन लाखों लोगों के लिए था जो पार्टीशन के बाद अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए थे। ये आर्टिकल दरअसल उन शरणार्थियों को कानूनी तौर पर नागरिकता देने का एक बहुत ही मानवीय और जरूरी रास्ता था। अब इसके ठीक उलट था आर्टिकल 7। ये उन लोगों के बारे में था जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। कानून कहता था कि ऐसे लोगों की भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, लेकिन इसमें भी एक गुंजाइश रखी गई थी कि अगर वो एक खास परमिट के तहत भारत वापस लौटते हैं तो उन्हें फिर से नागरिकता मिल सकती थी। यहाँ पर ये 2 तारीखें, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम्स के लिए। पहली है 1 मार्च 1947, जो आर्टिकल 7 के तहत पाकिस्तान जाने वालों के लिए कट ऑफ थी, और दूसरी 19 जुलाई 1948, ये आर्टिकल 6 के तहत पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए थी। जो इस तारीख से पहले आ गए उन्हें तो सीधे नागरिकता मिल गई, लेकिन जो इसके बाद आए उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। अच्छा, हमने भारत में रहने वालों की बात कर ली, पर उन लोगों का क्या जो भारतीय मूल के थे लेकिन विदेशों में रह रहे थे? उनके लिए था आर्टिकल 8। इसके तहत वो अपने नज़दीकी भारतीय दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन के जरिए भारत के नागरिक बन सकते थे। ये दुनिया भर में फैले हुए भारतीय प्रवासियों को नए राष्ट्र से जोड़ने का एक तरीका था। तो ये तो हो गई नागरिकता पाने की बात, पर क्या नागरिकता छीनी भी जा सकती है या वो हमेशा बनी रहेगी? इसके जवाब हमें मिलते हैं आर्टिकल 9 और 10 में, जो नागरिकता के कुछ बुनियादी सिद्धांत तय करते हैं। आर्टिकल 9 एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट नियम बताता है, जो आज भी हमारी नागरिकता नीति का आधार है। सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता। इसका मतलब है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगी। भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। अब आर्टिकल 10 एक तरह की गारंटी देता है, लेकिन एक छोटी सी शर्त के साथ। ये कहता है कि जो भी व्यक्ति इन आर्टिकल्स के तहत भारत का नागरिक बन गया है वो नागरिक बना रहेगा, लेकिन उसकी ये नागरिकता संसद द्वारा भविष्य में बनाए जाने वाले किसी भी कानून के अधीन होगी। और यहीं से संसद की सबसे बड़ी शक्ति की नींव पड़ती है। और इसी शर्त से हम पहुंचते हैं नागरिकता से जुड़े सबसे पावरफुल और दूरदर्शी आर्टिकल पर, आर्टिकल 11।
ये वो प्रावधान है जो दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता भविष्य के बारे में कितना सोचते थे। आर्टिकल 11 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि नागरिकता हासिल करने, उसे खत्म करने या नागरिकता से जुड़े किसी भी दूसरे मामले पर कानून बनाने की पूरी शक्ति संसद के पास होगी। संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर शुरुआती आर्टिकल्स को एक वन टाइम सॉल्यूशन बनाया और भविष्य के लिए सारे अधिकार संसद को दे दिए। तो क्या संसद ने इस पावर का इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया। और इसका सबसे बड़ा नतीजा था 1955 का नागरिकता अधिनियम यानी द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये एक बहुत बड़ा कानून है और आज के समय में भारत में नागरिकता के लगभग सभी नियम, जैसे जन्म से, वंश से या रजिस्ट्रेशन से नागरिकता मिलना, सब इसी कानून से तय होते हैं। तो अब जब हमने सारे लीगल पॉइंट्स देख लिए हैं, तो चलिए जरा एक कदम पीछे हटकर इसके पीछे की सोच, इसकी फिलॉसफी को समझते हैं। आखिर भारतीय नागरिकता का मॉडल ऐसा क्यों बनाया गया? भारतीय संविधान का एक बहुत ही मूल सिद्धांत है एकल नागरिकता। इसका मतलब है कि आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। आप पंजाब या बंगाल या तमिलनाडु के नागरिक नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। ऐसा देश की एकता और एक राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए किया गया। भारत के मॉडल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे अमेरिका के मॉडल से कंपेयर करना। ये एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है जो राष्ट्रीय एकता पर जोर देती है। वहीं अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, जहां एक व्यक्ति देश का नागरिक होने के साथ साथ उस राज्य का भी नागरिक होता है जहां वो रहता है। ये उनके फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये जो नागरिकता के नियम थे, ये सिर्फ कुछ कानूनी धाराएं नहीं थी, बल्कि ये राष्ट्र बनाने की, एक स्टेट बिल्डिंग की प्रक्रिया का बहुत ही अहम हिस्सा थे। संक्षेप में कहें तो आर्टिकल्स 5 से 11 विभाजन से पैदा हुए उस मुश्किल दौर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड सॉल्यूशन थे। इन्होंने ही आधुनिक भारतीय राज्य की नींव रखी। ये उस समय की जमीनी हकीकत को देखकर बनाया गया एक यथार्थवादी ढांचा था। चलिए, कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए 5 की पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला, आर्टिकल्स 5 से 11 का सीधा संबंध 1947 के विभाजन से है। दूसरा, नागरिकता के 4 शुरुआती रास्ते थे: डोमिसाइल, पाकिस्तान से माइग्रेशन, पाकिस्तान को माइग्रेशन और विदेश में भारतीय मूल के लोग। तीसरा, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। चौथा, नागरिकता के हर मामले में संसद सुप्रीम है। और पांचवां, इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 का नागरिकता अधिनियम बनाया। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, जो शक्ति संविधान ने आर्टिकल 11 के तहत संसद को दी थी, वो आज के समय में भारतीय नागरिक की परिभाषा को कैसे प्रभावित कर रही है और कैसे आकार दे रही है? ये सवाल तब भी अहम था और आज भी है। धन्यवाद।